टू ऑल ऑफ माई पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो सब लोग आप। हमारा सारा कुछ निपट गया, मतलब हमने कंसेप्ट भी करा दिया आपको मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दिए, मैंने आपको केस स्टडीज भी करा दी। अब रह गया हमारा पेपर, पूरे फुल लेंथ पेपर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पेपर को करने का तरीका क्या होगा, देखो आपको वीडियो शुरू करनी है, उसके बाद क्वेश्चन देखना है पहले, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करनी है। हर क्वेश्चन के बाद पहले उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है। अगर खुद अटेम्प्ट हो गया है तो आपको सिर्फ आंसर चेक करना है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन देखना है, फिर उसे दोबारा वहीं उसी समय करना है। क्लियर है। तो और हम चलेंगे, जितने हमारे सेक्शन होते हैं पहले सेक्शन 1 करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं 18 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो पहले 18 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो हमारा सेक्शन 1 शुरू होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा है if both a b dash and b dash a are defined a and b, if the order of a is m into n then the order of b। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर a b dash डिफाइंड है तो मैंने b का ऑर्डर मान लिया x इंटू वाई, मान लेते हैं ऐसा कि b का ऑर्डर ये है। तो अगर a का ऑर्डर है n इंटू एम का, और b डैश का ऑर्डर, अगर मैंने b का ऑर्डर x इंटू वाई माना है तो b डैश का होगा y इंटू एक्स। क्लियर है। अच्छा जी, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे दो बीच वाले जो है वो इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब मेरा y की वैल्यू तो m आ गई। क्लियर। अच्छा, अब b डैश a भी डिफाइंड है, तो b डैश a डिफाइंड होगा तो b डैश की ऑर्डर होगा x y इंटू एक्स, और a का ऑर्डर मुझे n इंटू एम दे रखा है, इसका मतलब ये बीच वाले भी इक्वल होंगे, तो मेरी x की वैल्यू n आ जाएगी। जब मेरी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो मेरा ऑर्डर आ गया n इंटू एम का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर। बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। अगला है, देखिए इस मैट्रिक्स में क्या है, मैंने बताया था पहले भी आपको कंसेप्ट में, कि अगर इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिसेस। तो इसका आंसर तो हो गया डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना तो आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिसेस नहीं हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं हुई है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो ये वैसे तो डायगोनल मैट्रिसेस है, अगर मेरा ऑप्शन डायगोनल होता तो मैं डायगोनल मार्क कर देता। अच्छा, अगर डायगोनल में ये बता दूं स्केलर क्या होती है, अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हैं तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, बाकी सब जीरो होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होती है, ये सब पता है आपको, कि जब तीनों 1 1 1 होते हैं तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये तो क्लियर हो गया आपको। नाउ अगर सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है तब बोलते हैं सिमेट्रिक, और जब उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है तो बोलते हैं, ये सब पता है आपको। तो मैंने बस इसका ट्रांसपोज किया और इसका ट्रांसपोज यही आ रहा है, इसका मतलब ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये पता है कि मेरा साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये वाला ग्राफ होता है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ये तो है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, जब कभी हम y, ये जो लाइन है ना, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, तो ये बात याद कर लो आप कि अगर आपने किसी ग्राफ की इमेज बनाई है y इक्वल टू एक्स पे, तो वो उसके इनवर्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ हो गया, ये हो गया मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ है एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का और साइन एक्स का, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दोगे। क्लियर है। आगे चल लेते हैं। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज। तो इसमें एग्जांपल लेने मत लग जाना आप मान लो दो मैट्रिसेस हैं, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो मुझे ए प्लस बी बताना है कैसा होगा। ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है, तो मैं इसको एक्स मान के इसका ट्रांसपोज कर दूंगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को माइनस ए और बी ट्रांसपोज को माइनस बी, तो माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी आ जाएगा, इसका मतलब मेरा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो आ गया माइनस ए प्लस बी आ गया, इट मीन्स उनका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। सबसे पहले सेक इनवर्स का माइनस बाहर लेते हैं, तो बन जाएगा पाई माइनस, तो पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2, और ये ऐसे इज रहेगा। अब मुझे पता है रूट 2 जो सेक में होता है वो पाई बाय 4 पे होता है, तो ये हो गया सेक इनवर्स सेक पाई बाय 4, और 10 में 1/√3 कब होता है, पाई बाय 6 पे, तो ये हो गया पाई बाय 6। अब मेरा आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, क्योंकि ये भी खत्म हो गए और ये भी खत्म हो गए। बस इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई, तो 12 में से 5 गए, 7 पाई बाई 12 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। आगे चल लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जब RHL निकालूंगा, देखो नॉट इक्वल टू जीरो है, मुझे निकालनी है के की वैल्यू, तो मैं LHL RHL दोनों नहीं निकालूंगा, मुझे MCQ सॉल्व करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं सिर्फ RHL निकालूंगा और उसे के इक्वल पुट कर दूंगा, बिकॉज जब कंटिन्यूस होता है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA होता है F0, यानी कि जो मुझे के गिवन है, तो मुझे RHL निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। RHL में हम लेंगे H टेन इंटू जीरो और जीरो प्लस H। अब जीरो प्लस H तो H ही होता है, तो मैं डायरेक्ट H पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस AH और ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 1 माइनस BH और नीचे H को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना। मुझे अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे ये वाला x और ये वाला x सेम बनाना पड़ेगा, तो मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस b से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस b से डिवाइड कर दिया। नाउ इट बिकम्स 1 एंड इट ऑल्सो बिकम्स 1, तो मेरा आंसर आ गया a माइनस बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगर ये मेरा हो तो मुझे a कांस्टेंट, तो मुझे dy बाई डी एक्स बनाना। तो पहली बात तो सुन लो कि dy बाई डी एक्स में किसी भी ऑप्शन में 10a नहीं है, मतलब 10 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं पहले 10 को उधर ले जाऊंगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10a हो जाएगा। अब करूंगा डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन एक भी नहीं है अभी तक। अगला है, देखो y2 होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले मैं निकालता हूँ y1 हो जाएगा माइनस के a साइन लॉग x और फिर लॉग एक्स का भी करेंगे 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, उसके बाद b कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का करेंगे 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। मैंने इस x का LCM लिया और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो मेरा आ गया y1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के a साइन लॉग एक्स और प्लस के b कॉस लॉग एक्स। क्लियर है, अब इसका दोबारा कर देते हैं, तो यहां अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले y1 को एज इट इज, x का हो गया 1 और प्लस x एज इट इज, y1 का हो गया y2 इज इक्वल टू माइनस के a कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस हो जाएगा b साइन लॉग एक्स और 1 अपॉन एक्स। तो मैंने इस x को दोबारा से उधर ले गया, तो मेरा हो गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स। आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा वापस से ये बन गया, और ये क्या है, मेरा y है, तो मैंने y पुट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया, मतलब मेरा आ गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दोगे तो मार्क्स मिल जाने आपको एकदम पूरे बढ़िया वाले। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। अगला है मॉड एक्स। अब लिखा है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहले मॉड एक्स की बात कर लेते हैं। मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मैक्सिमम कंटिन्यूस पूछ रहा है। देखो पहली बात तो ये मैंने बताया था आपको कि मेरा मॉड फंक्शन का ग्राफ ये होता है, मैंने आपको ये AOI में बताया ना, तो यही बताया मैंने आपको कंटिन्यूटी में कि मॉड फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब कंटिन्यूस है, ये स्टेटमेंट ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी लिखा है, ये गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दोगे तो मार्क्स मिल जाने पूरे आपको। वैसे मैं पहला ऑप्शन दिखा देता हूँ, पहला है हैज अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स 0। तो आप देखो इस ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यही है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है। और लिखा है देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आगे तक जाएगा और ये आगे तक जाएगा, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, आगे चल लेते हैं। अगला है, अगर मुझे y डैश गिवन है और मुझे y निकालना है, तो मुझे पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पता ही है आपको। तो मैं क्या करता हूं, f डैश एक्स को लिखता हूं dy बाई डी एक्स और इसको इधर को एज इट छोड़ दो, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस के 5, ds को ले जाता हूं इधर और बोथ साइड कर देता हूं इंटीग्रेशन। तो dy का तो y हो जाएगा। अब देखो इसका आप कर लो, मुझे आपको आता है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो इसका करोगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा, इसका होगा माइनस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाहर आएगा, एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 और प्लस 5x और लास्ट में एक सी लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे f1 इज इक्वल टू 0 गिवन है, क्यों गिवन है मुझे, c की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं x को रखूंगा 1 और y को रखूंगा 0, y को 0 x को 1 रखा, तो 1 प्लस 3 और ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस के 2 आ गया, प्लस के 5 आ गया, इक्वल टू c आ गया, तो c की वैल्यू आ गई 7 और 3 10 और 11 माइनस 11, पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू, यानी कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 11। ऑप्शन ढूंढ लो, ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, हाँ मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। आगे चल लेते हैं। अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं आपने, जब भी e की पावर x आता है तो हम कोशिश करते हैं वो फॉर्मूला बनाने की जो है e की पावर x और अंदर होता है fx प्लस f डैश एक्स।
ये तो पता ही है आपको। तो मैंने क्या किया, इस 5 में मैंने +1 -1 कर दिया, यानी कि मैंने इसे लिखा x + 6 -1, और ये x + 6 का होल स्क्वायर एज इट इज बैठा हुआ है, और ये e⁻x एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन लग रहा है यहाँ पे। अब मैंने इसको सेपरेट कर लिया, देखो कैसे, इसके नीचे जब मैं इसे लूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/x + 6, और ये आ जाएगा 1/x + 6 का होल स्क्वायर, और इसका हो गया dx। अब मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव यही होता है, तो ये बन गया e⁻x fx + f'(x), तो मेरा आंसर हो गया e⁻x इंटू fx, यानी कि x + 6 और +c आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिग्री बतानी है मुझे। तो पहले बात तो ये आपको एक देखते ही पता लग जाओगे कि जब e की पावर में dy/dx होता है तो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ये तो पता ही होगा आपको। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया, बिना सोचे मार्क कर दो क्योंकि मुझे दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना हो तो इसमें 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी यही कह रहा है आपसे। पर निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डिग्री पता है, नॉट डिफाइंड है, तो जब एक ही ऑप्शन में ऐसा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला चल देते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना मुझे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं लॉग हटाता हूं एक तरफ से तो क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे है वो पूरा पहुंच जाता है e की पावर में। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁻3x इंटू e⁻4y। तो ये हो जाएगा dy/dx। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, yx को अलग अलग कर लेता हूँ साथ साथ ही, तो अभी बताते हैं इसे। तो मैं इस e⁻x को इधर ले आया, तो मेरा बन गया e⁻−3x इंटू डी वाई। नहीं, मुझे तो y चाहिए इधर, तो मैं इसको नहीं लाऊंगा, मैं इसको लेके आऊंगा, तो मेरा हो गया e⁻−4y इंटू डी वाई इज इक्वल टू e⁻3x इंटू डी एक्स। बोथ साइड करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e⁻−4y/4 इज इक्वल टू e⁻3x/3 प्लस c। मेरा आंसर आ गया। चाहो तो एलसीएम ले लो आप, तो मेरा हो जाएगा 3 e⁻−4y इज इक्वल टू 4 e⁻3x + 12। मेरा ये आंसर आ गया। अब ढूंढ लो ऐसा ऑप्शन, कहीं गलती करी मैंने? यस, आपने देखा, गौर नहीं करा आपने। जब मैं इसका करूंगा तो यहां -4 आएगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, सबको प्लस कर देंगे, सब प्लस हो जाएगा। 4 e⁻3x + 3 e⁻−4y + 12 इज इक्वल टू 0 + 12c इक्वल टू 0। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करोगे, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे चल देते हैं। ये पहले वीडियो पॉज करना, अगर आप अभी भी देख रहे हो वीडियो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। जब तक अपना पेन नहीं चलाओगे तो तब तक आपका भला नहीं होने वाला। ये मुझसे आप लिखवा लो, मैं आपसे पूरे साल से बात कह रहा हूं, जब तक आपका पेन नहीं खींचेगा कुछ भी नहीं होने का है। क्लियर है, आगे चलते, देखो लिखा है लीनियर एलपीपी है, दे रखा है z इक्वल टू दे रखा है ये द फिजिबल रीजन पी क्यू आर हमारा ये हो गया, सेट कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, फाइंड द फॉलोइंग z। तो मुझे तो सारी वैल्यू z की पहले पुट करनी है, तो पहले z निकालना है मुझे 3/13 पे और 24/13 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 3/13 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 48/13, तो ये हो गया 51/13। 13 चौका 52 तो होते हैं लेकिन 51 तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर पहला यही आ गया। ठीक है जी, अब z बात करते हैं 3/2 और 15/4 पे। तो 3/2 तो ऐसे ही जाएगा, और 15/4 करेंगे इंटू 2 करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। तो ये आ गया 18/2, ये आ गया मेरा 9। अच्छा, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 3.9 के आसपास, क्योंकि 13 4 जार 52 होते हैं। ठीक है, अब z निकालेंगे हम 18/7 और 2/7 पे। तो ये करेंगे 18 है, तो 18/7 एज इट इज, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4/7, तो ये आ गया 22/7। 7 या 21, 3.1 के आसपास वैल्यू आ गई इसकी। अब z निकालने, लास्ट पॉइंट है 7/2 और 3/4 पे वैल्यू करते, तो ये तो 7/2 एज इट इज हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये आ गया 10/2, यानी कि 5 वैल्यू आ गई। अब देखो आपको दिख रहा है मिनिमम किस पे है, हमारा जो मिनिमम वैल्यू है किस पे आई है, ये आई है इस पे, और मैक्सिमम किस पे आई है, दिख रहा होगा आपको इस पे। अब ऑप्शन ढूंढ लो, मिनिमम इस पे है, नहीं जी इस पे नहीं है। मैक्सिमम किस पे है, मैक्सिमम इस पे भी नहीं है। अब z वैल्यू ऑफ z एट p कौन सा हमारा, ये वाला। वैल्यू ऑफ z p इज बड़ी है q से, q कौन सा हमारा, ये वाला, यानी कि इस पे तो बड़ी नहीं है, उल्टा कह रहा है। अब ये कह रहा है जो q वाला है वो छोटा है r वाले से। आर वाला कौन सा है हमारा, आर वाला है हमारा ये वाला, यानी कि आर है हमारा ये वाला। तो आर पे हमारी 5 वैल्यू आई है और क्यू पे हमारी 9 वैल्यू आई है। तो यार ये भी गलत कह रहा है, ये तो चारों गलत लग रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो कहीं हमने गड़बड़ करी है, हैं, चेक कर लेते एक बार। भाई मुझे अपनी गलती नहीं दिख रही कहीं, इसका मतलब कहीं इनकी मिस्टेक है। आई डोंट केयर, बट है मिस्टेक इनकी, क्योंकि मैंने सब कुछ सही किया। अगला चल लेते हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन, लिखा है ये दे रखा है, ये दे रखा है लाइज स्टैंडर्ड। देखो क्या कह रहा है वो, x + y इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका ऐसे ग्राफ खींचेगा, और इसका ग्रेटर तो ऐसे खींचेगा।
अच्छा, अब वो कह रहा है अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स स्टडी द ग्राफ। चलो ग्राफ कर लिया हमने। अब ग्राफ इज नॉट टू, ठीक है हो गया। लिखा है लाइज, क्या लिखा है? द सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। भाई सोल्यूशन तो है ही नहीं भाई, जब हमारा फिजिबल रीजन ही नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा? तो सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अगर मॉड ए इक्वल टू 5 है और लैम्डा की वैल्यू ये है तो मुझे बतानी रेंज बतानी है। तो पहले लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा मॉड ए हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो इसका मतलब मैंने रख दिया 5 लैम्डा हो गया। अब लैम्डा मेरा है -2 से 1 के बीच में, इसका मतलब अगर लैम्डा मेरा -2 से 1 के बीच में होगा तो 5 लैम्डा जो मेरा हो जाएगा -10 से लेके 5 के बीच का होगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, देखो आंसर क्वेश्चन में ये वाला गिवन है, देखो ये अब मार्क कराओगे तो आपको मिल जाएंगे 0। क्यों मिल जाएंगे 0? क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम किसी मॉड से कांस्टेंट को बाहर लाते हैं तो वो मॉड लैम्डा बाहर आता है। मतलब लैम्डा ए जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू ए मॉड लैम्डा, जो होगा मॉड लैम्डा मॉड ए। ये बात आपको याद करनी है, इसलिए मैंने आपको पहले गलत कराया। तो ये वैल्यू 5 है तो 5 मॉड लैम्डा आएगा। अब लैम्डा है इतना, तो मॉड लैम्डा कितना होगा? वो होगा 1 से लेके 2 के बीच का। जब मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरा 5 से लेके 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मार्क करना। तो यहाँ आप गलती कर देते हैं, मुझे लगता है ऐसा। अगला चलते हैं, दो बचे हैं बस एमसीक्यू, दोनों कर लेते हैं फिर हम चलेंगे सब्जेक्टिव के, यानी कि सेक्शन 2 पर चलेंगे। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड्री कर्व। ये देखो क्या है, ये क्या है? ये एक राइट हैंड साइड पैराबोला है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। x इक्वल टू 0 हो गई y एक्सिस, और x इक्वल टू 1 वो हो गई ये लाइन, x इक्वल टू 1 नहीं लाइन हो गई। तो मेरा जो ग्राफ आ रहा है, कौन सा ग्राफ आएगा बताओ जरा? तो मेरे ख्याल से ये पूरा ग्राफ आएगा, ऊपर का भी और नीचे का भी, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस नहीं दिखा है। तो सिंपल सिंपल वाई डी एक्स लगाएंगे हम, लिमिट आएंगे 0 से 1 और उसको ट्वाइस कर देंगे। वाई की वैल्यू आएगी √x, तो ये आएगा √x dx और लिमिट होगी 0 से 1, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x की पावर 3/2 इंटू 2/3 होल मल्टीप्लाई 0 से 1, तो ये लिमिट लाएंगे 0 तो 0 हो जाएगा, 1 में ये 1 हो जाएगा, तो मेरा आ गया 4/3 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगर इसमें एक्स एक्सिस लिखा होता तो मैं सिर्फ ब्लैक वाला एरिया लेता, तब मैं नीचे वाला ना लेता, तब मैं ट्वाइस ना करता अगर इसमें एक्स एक्सिस लिखा हुआ होता तो। ठीक है, ये बात मैं कहीं बता चुका हूं। लास्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन 4 ग्रीन है, 8 ब्लू है, 3 रेड पेन्स हैं। अ स्टूडेंट पिक अप अ पेन एट रैंडम, चेक्स इट्स कलर एंड रिप्लेस इट इन द बॉक्स। ठीक है, समझ में आ गई? एक पेन निकाला, उसको वापस रख दिया। ही रिपीट्स हिज प्रोसेस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट 1 पेन विल बी रेड। तो एटलीस्ट एक पेन रेड हो, तो मैं उल्टा करूंगा, मैं पहले बिना रेड वाला निकालूंगा, उसे 1 में से माइनस कर दूंगा। तो मैं बिना रेड, तीनों में रेड नहीं होना चाहिए। रेड कितने हैं मेरे पास? 3 है, तो रेड के अलावा कितने बचे? 12। तो पहला पेन रेड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/15। दूसरा भी रेड ना हो, 12/15। तीसरा भी रेड ना हो तो 12/15, और इसे 1 में से कर देंगे माइनस, तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में क्यों किया मैंने ऐसा? अगर यहाँ पे एटलीस्ट 1 ना होता, केवल 1 होता, तब मैं अलग केस बनाता। तब मैं पहला में रेड लेता, दूसरे में नॉट रेड फिर लेता, नॉट रेड रेड नॉट रेड फिर लेता, नॉट रेड रेड, तब भी ऐसी कर, तब मैं 1 माइनस नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 1 है, इसका मतलब पहले मैं नो रेड निकालूंगा, उसे 1 में से माइनस करूंगा। काट लेते हैं, 3 जगह 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो ये हो गया 64/125, 1 में से माइनस कर देंगे। जब मैं 125 में से 64 माइनस करूंगा तो पता कितना आएगा? तो आएगा 61। तो 61/125 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब चलते हैं सब्जेक्टिव पे, सेक्शन बी पे। नहीं अभी नहीं, कभी 2 क्वेश्चन ऐसे रीजन भी आते हैं 19 और 20, क्योंकि पहला सेक्शन ए होता है 20 क्वेश्चन रेंज में। तो हमारे 18 तो हो गए एमसीक्यू जो हमारे कर चुके हैं। अब लेते हैं 2 क्वेश्चन असर्शन। इसमें देखो क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है। अगर दोनों ठीक हैं और जो रीजन है दैट इज द ट्रू रीजन है असर्शन का, है ना, एक्सप्लेनेशन सही है, तो आपको ए मार्क करना है। दोनों सही हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसे तो बी मार्क करना है। अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है तो सी मार्क करना है, और उल्टा है, अगर ए फॉल्स है बी ट्रू है या रीजन ट्रू है तो आपको डी मार्क करना है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने कि अगर हमें ए क्रॉस बी का क्रॉस का स्क्वायर दिया हुआ है, ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल 256, तो बी दिया हुआ इतना और ए दिया हुआ इतना। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपने पहले ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाना है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का इसका होल स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये इसका। ठीक है, ऐसे इसका करना है, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना है, और इसको इक्वल टू 256 के रखना है। रख दिया। अच्छा, अब
मॉड ए मॉड बी मुझे पता नहीं है, ठीक। तो पहले मैंने क्या किया, जब मैं इसमें से इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मेरा मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल टू 256 दे रखा है। ये वैल्यू 1 होती है मुझे पता है। इसका मतलब मेरा मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर आ गया 256। क्लियर आ गया, ठीक है जी। अब हमें मॉड ए बी दिया हुआ है 8, अगर मैं इसको 8 दूं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसको रख दूं 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 64 इंटू 4 करूंगा तो 256 ही आ जाएगा। इट मीन्स असर्शन इज ट्रू। अब जब असर्शन ट्रू है तो हमने देखो रीजन में क्या क्या यूज किया है, देखो हमने कहीं ये यूज किया है, बिल्कुल यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या ये यूज किया है, ये भी यूज किया है हमने, क्या हमने ये यूज किया है, ये भी यूज किया है। इसका मतलब हमारा ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और वो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर ए मार्क करूंगा। क्लियर है। सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन लिखा क्या कर रहा है वो कि एफ एक्स दे रखा है मुझे, ई की पावर एक्स दे रखा है, चलिए जी, और जी एक्स दे रखा है मुझे लॉग एक्स, राइट। अब मुझसे पूछ रहा है वो एफ प्लस जी कितना होगा। तो जब मैं एफ प्लस जी का मतलब होता है भाई, अगर ये लिखा हो ना तो इसका मतलब होता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, बेसिकली मतलब सिंपल होता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, और मुझे एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करना है तो मेरा आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, राइट। वेयर द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज आर, ठीक है, ऐसा कह रहा है हमसे वो। नाउ पहली बात करते हैं कि अगर मेरा एफ एक्स और जी एक्स ये हो, यानी कि मेरा हो ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, क्या इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये लॉग की कंडीशन है। लेकिन एक्स में कुछ भी चलेगा। तो पहली बात तो ये कि असर्शन हमारा गलत हो गया कि भाई इसका डोमेन आर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात सही हुई, ये गलत हो गया। तो मेरा ये तो पक्का क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर डी मार्क लगाना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं आगे रीजन की भी। लिखा है डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि अगर मुझे दो फंक्शन दे रखे हों और मुझे उनको प्लस करके उसका डोमेन निकालना है तो मैं जो f का डोमेन है और जो g का डोमेन है उनका इंटरसेक्शन कर दूंगा। जैसे इसी क्वेश्चन में लेते हैं, अगर मेरा फंक्शन जो था एक f(x) था e की पावर x, इसका जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल वैल्यूज, और इसका डोमेन मैं आपको निकाल चुका, ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं f प्लस जी यानी कि इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं दोनों का कॉमन लूंगा। पहले का तो r आया, दूसरे का आया ग्रेटर देन 0, तो मेरा जो अल्टीमेटली डोमेन आएगा पूरे f प्लस जी का वो आएगा 0 से इंफिनिटी यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ये मैंने कैसे आया, ये मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, ठीक है। तो जब भी आपको दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपने, तब जाके डोमेन आएगा हमारा फाइनल फंक्शन का, ठीक है जी। तो सेक्शन ए हुआ खत्म। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। इसमें हमारे पास होता क्या है, 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं डोमेन की। देखिए जी, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, पता है आपको? वो होती है -1 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -1 से 1। अब आपको ये तो पता है कि यार माइनस एक्स स्क्वायर ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो यहां पे दो बातें हैं, एक तो -1 से 0 और एक 0 से 1, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव वाले को हटा दूंगा बिकॉज ये नेगेटिव पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो मेरा ये आ गया -1 से 0, 0 हो सकता है तो 0 पे इंक्लूड लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। ये आया माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अगर माइनस एक्स स्क्वायर इतना है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 0 से 1। अब अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 है तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा वही -1 से 1, क्योंकि 1 का रूट भी -1, मतलब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कभी अगर एक्स स्क्वायर मेरा 0 से 1 है तो जो एक्स होगा वो -1 से 1 एक्स का, तो मेरा इसकी डोमेन आ गई -1, जो कि हमारी साइन और एक्स की डोमेन होती है सेम आ गई, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 22, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब ये क्वेश्चन पूरी मैंने कराया हुआ है आपको कि जब ऐसा का होता तो हम इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, हम निकालते हैं du/dx, ठीक है। 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा इसका। du/dx निकालते हैं तो इसको हमने चेन उड़ाएंगे डायरेक्ट, इसको x मान लेंगे तो 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट 2x, फिर e की पावर करेंगे तो e की पावर ये आएगा, और इसका करेंगे 1/2 रूट 2x आएगा, 2x का करेंगे 2 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा आ गया वो आ गया e की पावर रूट 2x अपॉन 2 अंडर रूट e की पावर रूट 2x इंटू रूट 2x। ये आ गया मेरा du/dx। ऐसे निकालेंगे dv/dx, dv/dx निकालेंगे केवल इसका, तो ये आ जाएगा e की पावर इसका e की पावर x ही होता है
और इसका करेंगे 1/2√2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो ये इसका आ गया। अब हमें क्या करना होता है, हमें du/dv को dv/dx से डिवाइड करना होता है, यानी कि हमें दिस अपॉन दिस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं भैया। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, केवल ये बचेगा। तो ये आ गया 1/2√e⁻²x अंडर रूट, और जो कि मेरी ये वैल्यू किसकी है, u की वैल्यू है, तो 1/2u आ सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है इसका, अगर ऐसा हो सकता है तो अगर ये पूरी चीज यहां पे बैठी हुई है, तो जैसे मैंने इसको u माना, तो आप क्या करेंगे, मेरा u जो बन जाएगा वो √v बन जाएगा, देख रहे हैं ना। अब इसकी स्क्वायरिंग कर लेना है, तो u² हो जाएगा v। अब निकालेंगे 2u इंटू du/dv इज इक्वल टू 1, तो du/dv की वैल्यू आ जाएगी 1/2u। देखो यही आंसर आया था। तो ऐसा हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब मेरा v जो है पूरा u के अंदर बैठा हो, तो हम उसको v रख के सीधा डिफरेंशियल भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली du/dv निकालना है, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। अब है x⁻y इज इक्वल टू वाई की पावर x, इसमें dy/dx निकाला, तो x⁻y इज इक्वल टू वाई की पावर x, आप सबको पता होगा, इसमें log लेना है, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x log y। लिखेंगे आप टेकिंग log बोथ साइड, ये सब लिखना मत भूलना, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स इसके मिलते हैं। अब लगाएंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन यानी प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज y का हो गया dy/dx इज इक्वल टू x एज इट इज log y का 1/y इंटू dy/dx प्लस log y एज इट इज और x का हो गया 1। अब सारे dy/dx को इकट्ठा कर लेते हैं, एक तो इसको और इसको, तो यहाँ से dy/dx कॉमन लेंगे, तो ये तो log x है ही, माइनस के x/y आएगा, और इज इक्वल टू log y ये है ही, और इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, माइनस के y/x, बस dy/dx निकाल लेंगे, ऊपर नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा आ जाएगा x log y माइनस y अपॉन ये एलसीएम यहाँ पे। अब जब इसका एलसीएम लेंगे वो नीचे आएगा y log x माइनस x, और इसका जो एलसीएम आएगा वो मैं ऊपर रख दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने क्या करते होते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो मैं निकालूंगा इसका डिफरेंशिएशन, लगाऊंगा क्वेश्चन रूल, तो मेरा जो f' आ जाएगा, मैं इसको रख दूंगा ऐसे, तो x+1 का होल स्क्वायर, पहले सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले का 1 माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो मैंने देखा यार x तो मेरा कट ही रहा है ऊपर, तो अल्टीमेटली जो मेरा ऊपर आ गया वो आ गया 5, ठीक है। तो मेरा अब ये आ गया 5। अब ये चीज हमेशा पॉजिटिव होनी है, क्यों, क्योंकि नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना। तो इसका मतलब मेरा जो f' आया दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ऐसा जब ऐसा होता तो क्या होता है, मेरा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि किस किस वैल्यू पे डिक्रीजिंग होगा, तो जो मैं लिखूंगा इंक्रीजिंग तो होगा -∞ से ∞, यानी कि हर एक वैल्यू पे ये इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग के लिए लिख दूंगा मैं 5, क्योंकि कहीं पे भी डिक्रीजिंग नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे लिख देना x इज नॉट इक्वल टू -1 जरूर लिख देना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, क्योंकि अगर x -1 हो गया तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, चलो जी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है इफ a एंड b आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट a एंड पॉइंट b, फाइंड द पोजीशन वेक्टर c b a प्रोड्यूस सच दैट, देखो क्या कह रहा है वो मैंने इस पॉइंट को माना a, इस पॉइंट को माना b, मान लिया। अब मैंने बी ए को प्रोड्यूस किया, ऐसे भी किया, और ये पॉइंट हो गया सी, राइट। मुझे इसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है, और मुझसे सी का पूछ रहा है, लेकिन उसने मुझे गिवन है कि जो बी सी है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए। अगर मैं बी ए को एक्स मान लूँ, मान लो बी ए को मैंने एक्स मान लिया, तो जो मेरा बी सी बन जाएगा वो 3x बन जाएगा। अगर मेरा बी सी 3x हो गया और बी ए मेरा x है, तो बताओ ए सी कितना हुआ यार, 2x होगा ना। बात समझ में आई, ठीक है। देखो आप चाहो तो ये ना निकालो तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे बी सी अपॉन बी ए मुझे गिवन है 1/3, ठीक है। तो आप चाहे तो सी ए ये वाला, देखो मुझे जब सी निकालूंगा, अगर मैं दो तरीके लगाऊंगा, या तो मैं लगाऊंगा इंटरनल डिवीजन या लगाऊंगा एक्सटर्नल डिवीजन। अगर मैं इंटरनल लगाऊंगा तो मुझे क्या क्या चाहिएगा, मुझे एक तो चाहिएगा ये और एक चाहिएगा ये, क्योंकि मैं लगाऊंगा ए बी और सी में लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला और उसे इक्वल टू ए रखूंगा। सेकंड तरीका आप लगाएं सीधा सीधा सी निकालने के लिए एक्सटर्नल डिवीजन। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए ये और एक चाहिए ये, ठीक है। मैं दोनों से निकाल रहा हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप देखो कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले लगाऊंगा इंटरनल डिवीजन,
तो मैं इसे मान लूँगा सी वेक्टर, सी निकालना है मुझे। तो जो ए वेक्टर आया मेरा वो आया, देखो क्या क्या रेशो है, 1:2 है यहाँ पे ना। तो 1 की मल्टीप्लाई सी से प्लस 2 की मल्टीप्लाई बी से अपॉन 1+2, तो ये हो गया 3a वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो मेरा सी वेक्टर आ गया 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। मेरा पहला आंसर ये आ गया। ये लगाया मैंने इंटरनल डिवीजन। अब लगाता हूँ मैं एक्सटर्नल डिवीजन। सेम करेंगे, देखो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। इस बार मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए, ये मेरा 3x था पता ही है मुझे। अब मुझे चाहिए ये वाला, ये कितना था 2x। तो इसका मतलब अब क्या रेशो लेंगे, 2:3। ठीक है, अब सी निकालेंगे सीधा। तो जब मेरा वेक्टर बी से है तो 3 की मल्टीप्लाई होगी ए वेक्टर से, माइनस करते हैं, और 2 की मल्टीप्लाई बी से, और नीचे आएगा 3-2। देखो 3-2 1 होता, तो 3a-2 भी आ गया। यही वेक्टर सेम आ गया जो मेरा यहाँ आया। मीन्स आप कैसे भी लगाओ आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, अगला चल लेते हैं। इफ आर इज इंक्लाइंडेड एट इक्वल एंगल विद 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इतने, फाइंड द वेक्टर आर। तो पहली बात तो बात कर लेते हैं, इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा दे रखा है। इसका मतलब एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन होगा। और मुझे पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1। पता है एल क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। अब तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब मैंने तीनों को x मान लिया, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ गई, x की वैल्यू 1/√3 आ गई, प्लस माइनस। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइन में तीनों आ गए, तो डायरेक्शन कोसाइन में अगर मैं आई जे के लगा दूंगा तो उससे क्या आएगा पता है, उससे आएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है, उसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए 5√3। तो मैं इस पूरे को 5√3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सारे √3 कट जाएंगे, तो मेरा आ जाएगा प्लस माइनस बाहर आके 5i प्लस 5j प्लस 5k। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि अगर वेक्टर ऐसे हुआ, मतलब ऐसे हुआ तो भी, या ऐसे हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आगे चल देते हैं। नाउ डिटरमाइन द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मुझे पता करना है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती है। तो मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे 3D में। इस R को मान लेते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला आंसर x की वैल्यू आ रही है 1 + 3 लैम्डा, y की वैल्यू आ रही है 1 - लैम्डा, और z की वैल्यू आ रही है -1। ऐसे ही इसमें पुट कर देते हैं r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 4 + 2 म्यू, y की जो आ रही है 0, और z की जो आ रही है -1 + 3 म्यू। अब हम क्या करेंगे, x को x के इक्वल पुट करेंगे, y को y के इक्वल पुट करेंगे, और z को z के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब किसी भी दो से निकालेंगे लैम्डा म्यू की वैल्यू। तो मैं चूज कर रहा हूं इन दोनों को, इनसे निकालूंगा लैम्डा म्यू की वैल्यू। क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, और इससे डायरेक्ट म्यू की वैल्यू 0 आ रही है। जब मैं सारी वैल्यूज यहां पुट करूंगा इन दोनों को, तो चेक करते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मैंने रखा लैम्डा को 1, 4 = 4 आ गया, इट मीन्स दे आर इक्वल। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। मुझसे केवल वही पूछ रहा है, वो मुझसे वो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पूछ रहा है। बट अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी पूछता तो मैं या तो म्यू की वैल्यू 0 यहां पुट कर देता, या लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पुट कर देता, मेरा आंसर सेम आता और वही इंटरसेक्शन पॉइंट होता। जैसे मैं म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, ये आएगा 4, 0 और -1। तो मेरा आ गया 4, 0, -1। जब मैं लैम्डा 1 यहां रखूंगा तो ये भी 4 आएगा, ये 0 आएगा, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत ही सुंदर। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे। हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, दो क्वेश्चन, दो मार्क्स से क्वेश्चन कर लिया हमने। अब सेक्शन सी में क्या होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। क्लियर है, चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो, ए दे रखा है, सी दे रखा है, 2 मैट्रिसेस, देन फाइंड द वेक्टर मैट्रिसेस बी ए बी इज इक्वल टू सी गिवन है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है बी। तो मुझे बी निकालने के लिए ए को हटाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड प्री लिख देना, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। तो प्री का मतलब है पहले मल्टीप्लाई करनी है, इसके पहले और इसके पहले। अगर आपने ये मल्टीप्लाई बाद में कर दी तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करना।
अच्छा पहले ही क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे पहले ए है, ए इनवर्स इंटू ए आई बन जाएगा और आई इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी आ जाएगा और आई इंटू बी बी होता है तो बी इक्वल टू ए इनवर्स सी आ गया। बात समझ में आती है आपकी, क्लियर है। अब देखो यहाँ फिर गड़बड़ हो गई। अब मेरे पास जो ए मैट्रिसेस है वो उसका जो ऑर्डर है यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है, तो जब कभी स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है तो मैं उसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला तरीका हम नहीं लगा सकते बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत हो गया। अब मुझे बी को कुछ लेट ही करना पड़ेगा। लेट करने के लिए मुझे बी का ऑर्डर चाहिएगा, तो पहले बी का ऑर्डर निकाल लेते हैं। ये है ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। जो ए का ऑर्डर है उसमें कितनी रो है, 3 रो है एक कॉलम है, तो 3:1 का ये है 3:3 का, तो ये 1:3 का ही होगा और कोई तरीका नहीं क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये जो ऑर्डर बनता है वो रिजल्टेंट का ऑर्डर बनता है। इसका मतलब जो मेरी बी है वो 1:3 यानी कि एक रो है 3 कॉलम है, तो बी को मान लिया मैंने ए बी सी। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो मेरा हो जाएगा 1 4 -2, ये तो मैंने ए मान लिया और बी मेरा है ए बी सी और इक्वल टू दे रखा है 3 4 2 12 16 और 8 है ना, और -6 -8 और -4, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसकी इससे करेंगे तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर 4a 4b 4c -2a -2b -2c ये आ गया इक्वल टू, ये रख दिया। तो आपको डायरेक्ट कंपेयर करना है, सीधे सीधे मेरी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 4, सी की वैल्यू आ जाएगी 2, मेरी तीनों वैल्यू आ गई, मैं तीनों यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरी बी आ जाएगा 342, आंसर आ गया। ठीक है, अगर मेरा ए स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो मैं इसका इनवर्स भी निकाल सकता था। क्लियर है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया है। आगे चल लेते हैं, चलिए जी अगला है 27वां क्वेश्चन। दो पार्ट है ए और बी, दोनों और करने हैं तो हम दोनों कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहले पार्ट में क्या करते हैं, हम एक्स को मान लेते हैं साइन थीटा। तो मैंने एक्स को माना साइन थीटा, तो मेरा थीटा बन जाएगा इससे साइन इनवर्स एक्स। तो मैं वाई रखूंगा तो मैं रखूंगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला पता है किसका होता है, ये होता है साइन 3 थीटा का। तो मेरा हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये आ गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डिवाइड एक्स आएगा 3 बाहर आके 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया पहले वाले पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, ये दे रखा है वाई, तो वाई है इस बार कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। इस बार एक्स को मानता हूँ tan थीटा। पता है क्यों मानना है tan थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है नहीं। मैंने एक्स मान tan थीटा, इससे मेरा थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। पुट करता हूँ वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये बच गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। बस अब इसका डिफरेंशिएशन, तो dy/dx आ जाएगा 2/1 + एक्स स्क्वायर। ये मेरा और पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो मैंने आपको अपनी वीडियो में ना कराया हो, या आप देख रहे होंगे आप, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना एक, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कमेंट करते हो मुझे लगता है कि हाँ भाई आप जागरूक हो, अदरवाइज लगता है कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ आप सुहा बोल रहे हो, बस और कुछ नहीं कर रहे आप, है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। लिखा है स्टूडेंट वांट्स टू पेयर अप नेचुरल नंबर इन सच ए वे दैट दे सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है जी, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो मुझे दे रखा है 2x + y = 41 और x y दोनों नेचुरल नंबर, तो y की वैल्यू आएगी 41 - 2x। आ गई ना, आ गई। अब दोनों ही नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 से शुरू है, तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा पहले 1 2 3 4 जब तक कि मेरा नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो मैं पुट कर लेता हूँ x को, पहले 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 41 - 2 39 आएगी, 2 पुट किया तो 41 - 4 36 आएगी, 3 पुट करके कितना आएगा 34 आएगी। पता है ना भाई, जब मैं इसमें से 6 माइनस करूँगा तो 35, कुछ गलती कर दी मैंने, हाँ यहाँ गलती कर दी, यहाँ 37 आएगा और यहाँ 35 आएगा। फिर 4 पुट करूँगा तो 33 आएगा, 5 पुट करूँगा तो 31 आएगा, और ऐसे करते 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 मैं 20 तक पुट करूँगा, है ना। जब मैं 20 पुट करूँगा तो वैल्यू 1 आएगी, उसके 21 पुट करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो बना ही लूँगा। तो मेरा रिलेशन जो आ गया वो आ गया ऐसा 1, 39
2,37 ऐसे ब्ला 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 20,1 ये मेरा रिलेशन आ गया। ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू डोमेन होती है, तो डोमेन जो मेरी हो गई वो हो गई 1, 2, 3 से लेके 20 तक, और रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई मेरी 39, 37 से लेके 1 तक। ठीक है, सारे ऑड नंबर्स। आगे चल लेते हैं। चेक इफ द रिलेशन फॉर्म्ड इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। 1 1 क्या है इसमें, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखना पड़ेगा आपको, आप लिखना पड़ेगा 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, है ना, सब पता है, सब बता रखा है मैंने आपको, हैंस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं, अगर 139 है, क्योंकि 39 1 होगा, देख लो आप, चेक करो, अगर मैं x को 39 पुट करूँ तो वैल्यू सही आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना भाई। इट मीन्स आप लिखेंगे 1,39 बिलोंग्स टू आर बट 39,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फिर लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, है ना, बताया, सब बताया था। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, मतलब बड़ा अच्छा आएगा। देखो 1 से 39 बन रहा है, क्या 39 से कोई शुरू होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो भी नंबर हैं, देखो लास्ट में 1 आया, तो अगर मैं बोलूं आपसे 20,1 है, देखो यहां पे लिखा है 1,39, ठीक है, या मैं बात करूं 20,1 है, 1,39 है, तो क्या 20,39 है यार, नहीं है ना भाई। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर ए बी है और बी सी भी होना चाहिए, तब जाके इसे चेक करना है। ठीक है, तो इसमें है, हम लिखेंगे 20,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,39 बिलोंग्स टू आर बट 20,39 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो फिर लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है, ये पूछ रहा है बाइजेक्शन प्रूव करना है। तो बाइजेक्शन कब होता है, जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब होता है बाइजेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, अब इवन के लिए पहले बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुना, मैंने ये कराया हुआ है आपको। तो हम बात कर लेते हैं, हमें फंक्शन जो दिया हुआ है n-1 इवन पे, n-1 इवन पे है और n+1 ऑड पे है, राइट। तो 1 1 के लिए हम पुट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। अब इसमें बनेंगे 4 केस। पहला कैसे कैसे बनेगा कि यार x1 हो सकता है इवन हो और x2 हो सकता है ऑड हो। तो हम लेंगे यहाँ पे x1 - 1 इज इक्वल टू x2 + 1, तो मेरा x1 - x2 2 आ गया। ये लेकिन यार एक बात तो बताओ मुझे, अगर मेरा एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो, तो दोनों का डिफरेंस इवन आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी इवन और ऑड को माइनस करेंगे हमेशा ऑड आएगा। इट मीन्स जो हम केस ले रहे हैं ये केस ही पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक दिस केस। सिमिलरली अगर x1 को मैं इवन ऑड ले लूं और x2 को मैं इवन ले लूं, ये भी सेम आएगा, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं होगा, तो देंगे नॉट पॉसिबल। फिर हम लेंगे x1 और x2 दोनों को इवन लेंगे। अगर दोनों इवन होंगे तो मेरा आएगा x1 - 1 इक्वल टू x2 - 1, तो मेरा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। सिमिलरली ऑड में भी आ जाएगा। तो जो केस मैं ले सकता हूं उसमें मेरा इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो मुझे दोनों को y मानना है। जब मैंने y माना एक बार n-1, जब इवन है n, तो मेरा n की वैल्यू आ गई y + 1, राइट। तो मेरा n अगर इवन है तो y मेरा ऑड हो गया, तो y मेरा ऑड हो गया, क्योंकि ऑड में +1 करूँ तभी तो इवन आएगा। सिमिलरली मैं y लूंगा एक बार n-1 को, तो n की वैल्यू हो गई y + 1। इसमें जो n है मेरा ऑड है, तो n ऑड हो गया, तो y क्या हो गया, इवन हो गया। क्लियर है? इसका मतलब जब मेरा n इवन है तो y ऑड आ रहा है, जब मेरा n ऑड है तो मेरा y इवन आ रहा है। तो दोनों को मिला दूंगा, तो मेरा जो y आ रहा है वो आ रहा है इवन प्लस ऑड, यानी कि वो आ गया ऑल नेचुरल नंबर। सो हमारा जो कोडोमेन आ गया, हमें कोडोमेन क्या गिवन है, ये। तो हमारा कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहा है। इट मीन्स आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू है, तो फंक्शन बाइजेक्शन हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। मेरा जो वो है मेरी प्लेलिस्ट है, जो मेरी कैप्सूलर प्लेलिस्ट है, उसमें क्वेश्चन है ये वाला। आप एक बार डिटेल जाओ तो उसमें देख लेना एक बार। आगे चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है
कंसिडर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव जेड दे रखा है हमें ये, और हमें ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि हमें ये दिया हुआ है और फाइंड द मिनिमम निकालना है। ठीक है जी, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो मेरा आ जाएगा x/500 प्लस y/1000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा x/800 प्लस y/400 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट कॉर्नर पता ही है आपको। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ इसका। तो x पे लेते हैं 500, यानी कि मैं अब ना इसको डिवाइड कर रहा हूँ, पहले 500 ले रहा हूँ इसे, और 1000 हो जाएगा ये, फिर यहाँ भी 500 और 1000 हो जाएगा ये। तो अब x पे 500 है, y पे 1000, तो लाइन तो पहले ड्रॉ होगी ये वाली, और बाहर का एरिया है, यानी कि ये एरिया शेड होगा। दूसरा है x पे 800, यानी कि 800 यहाँ लेता हूँ, y पे 400, 400 यहाँ लेता हूँ, तो इसको जब मिला दूंगा तो इसका भी बाहर का एरिया होगा। तो अल्टीमेट जो मेरा फिजिबल रीजन आएगा वो आएगा ये एरिया, ओपन अनबाउंडेड एरिया, ये होगा फिजिबल रीजन। तो पहले नीट ग्राफ बनाने, फिजिबल रीजन निकाल लिया, ठीक है जी, नीट बनाना है ना, मेरे मत बनाना। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, एक तो ये वाला पॉइंट होगा कॉर्नर, एक ये वाला पॉइंट होगा कॉर्नर, और एक ये वाला पॉइंट होगा कॉर्नर। ये मुझे पता है, ये मुझे है 0,1000, और ये भी मुझे पता है 800,0 है। अब लेकिन मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता, तो आपको पता ही है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। जब हम एक सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, हम लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लगाते हैं। इसको 2 से 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600, इसको माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 600। तो y की वैल्यू मेरी आ गई 200। जब मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 200, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 400। तो पॉइंट आ गया 400,200। वेरी गुड। अब हमारा z है x प्लस 4y। वेरी गुड। अब z निकालेंगे पहले 800,0 पे, फिर z निकालेंगे हम 400,200 पे, और फिर z निकालेंगे हम 0,1000 पे। जब ये निकालूंगा इस पे तो मेरा 800 रख दूंगा यहाँ पे, तो मेरा 800 वैल्यू आ जाएगी। जब मैं ये निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 400 प्लस 800 यानी कि 1200, और जब मैं ये निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 4000। तो व्हाट इज ही आस्किंग मिनिमम वैल्यू। तो मेरी मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब भी अनबाउंडेड एरिया हो और मिनिमम निकालना हो तो आप एक बार चेक करेंगे कि z जो लिखा था वो लेस देन 800 रखेंगे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे इसी ग्राफ पेपर पे। तो मैंने जब ड्रॉ करा तो x पे आ गया 800, y पे आ गया 200 लेस देन 1। तो जब इसे ड्रॉ करेंगे तो x पे तो 800 लेंगे वो ये रहा मेरा, और y पे लेंगे 200 मेरा यहाँ आएगा। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा और इसके अंदर का एरिया आएगा तो इसमें और हमारा जो पहला एरिया रेड वाला कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब कोई एरिया कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। अगर पॉइंट कॉमन आता है तो हमारा मिनिमम वैल्यू नहीं मानी जाती, फिर वो लीस्ट वैल्यू मानी जाती है। पता हो 2 आप 3 में बता चुका मैं आपको, ठीक है जी। चलें आगे। गुड। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतने फ्रॉम द लाइन इतने। तो पहले इसकी फिगर छोटी बना देते हैं कि मुझे लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट है 2, 4, -1 और लाइन है मेरी x प्लस 5/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 6/-9। तो पहले मुझे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसको लैम्डा मानना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा लैम्डा -5, 4 लैम्डा -3 और -9 लैम्डा प्लस 6। ये मेरा पॉइंट, ये मैंने पॉइंट ए मान लिया। ये मैंने पॉइंट, ये पी दे रखा है मुझे, सॉरी, ये मैंने पॉइंट ए मान लिया, ठीक है। अब मैं पी ए वैक्टर निकालूंगा, जो निकालूंगा ए माइनस पी से ही, पता ही आपको। अच्छा निकाल देते हैं हम, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो मेरा आ जाएगा लैम्डा -7i प्लस 4 लैम्डा -7j और प्लस -9 लैम्डा और प्लस 7k। ये मेरा आ गया एपी वेक्टर, यानी कि एपी वेक्टर कौन सा है, पी ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो लिखा है ना 1, 4 और -9, ये क्या है। ये है डायरेक्शन रेशो किसके, इस लाइन में ला दूं CD। अगर CD लाइन है तो CD के डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन में CD जैसी होगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब देखो PA और CD आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो इनका डॉट 0 होगा। तो मैं इसका और इस वाले का डॉट 0 रखूंगा, यानी कि 1 इंटू लैम्डा -7 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा -7 प्लस -9 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 7 और इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। इसे निकालूंगा लंबे की वैल्यू। जब मैं लंबा आ जाएगा, लंबे को पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा पॉइंट ए आ जाएगा। फिर मैं ए से पी की डिस्टेंस निकाल लूंगा,
क्लियर है? चलो पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ गया लैम्डा माइनस 7 प्लस 16 लैम्डा माइनस 28 और प्लस 81 लैम्डा 9 से माइनस के 63 इक्वल टू 0। अब इसे ऐड कर लेते हैं। 81 और 1 82 और 16 कितने हुए? 98 लैम्डा। अब इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं, ये भी 98 ही आ रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू मेरी 1 आ गई। ठीक है जी। जब मेरा लैम्डा 1 आ गया तो मेरा पॉइंट ए जो आ गया वो आ गया -4 और 1 और -3। ये मेरा पॉइंट आ गया। मैंने लैम्डा को 1 बुक कर दिया यहाँ पे। अब मेरा ए आ गया, पी मुझे दे रखा है। अब निकालूंगा डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट, या आप चाहो तो इसका मॉड निकाल सकते हो, इसका मॉडुलस निकाल सकते हो, एक ही बात है, पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो -4 और 2, तो -4 - 2 -6 36 प्लस 1 -4 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और -3 प्लस 1 -2 तो +4 आएगा। ये मेरा आ गया √49 यानी कि 7 मेरा आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया। सेम बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर है? अगला चलते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी आए, तो नहीं दे रखा है। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। पहला फिगर डालते हैं इसकी। देखो ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट है मेरा 3 - 1 -2 3 - 1 -2। बी पॉइंट दे रखा है मुझे 1 2 -1 1 2 -1, और सी पॉइंट दे रखा है 1 5 3 1 5 3। क्लियर है? अब मुझे लाइन निकालनी है जो ए से पास कर रही हो और बी सी के पैरेलल हो। बी सी मेरा पॉइंट वेक्टर ये है, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप बी सी वेक्टर निकालो, तो जो बी सी वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे लाइन के, यानी कि बी वेक्टर आ जाएगा लाइन का वो। तो बी सी वेक्टर सी माइनस बी से निकाल लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 0i प्लस 3j और प्लस 4k, ये मेरा आ गया बी वेक्टर, और ए मुझे दे रखा है। अब निकालेंगे दो फॉर्म निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, वो आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, वो आ गया 3i माइनस j माइनस 2k प्लस लम्डा इंटू 3j प्लस 4k। तो आ गई वेक्टर फॉर्म। अच्छा, मैं कैप नहीं लगा रहा हूं, आप बिना कैप के आई जे के नहीं लिखेंगे वरना मार्क्स कट जाएंगे। एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, वो होती है x माइनस x1 अपॉन x बी वेक्टर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस z माइनस z1 अपॉन ये। तो ये मेरी वेक्टर फॉर्म आ गई, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की है। ठीक है? जब भी आपसे वो इक्वेशन पूछे तो कोशिश करो दोनों में एक छोड़ो, वेक्टर में भी और कार्टेशियन में भी। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। अगला है a person is head of 2 independent selection committee। ठीक है जी, हेड है कमेटी का फर्स्ट थिंग। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग सिलेक्शन इन कमेटी 1 इज इतने एंड दैट ऑफ कमेटी 2 इतने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज करेक्ट डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन इन बोथ कमेटीज इन वन कमेटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो पहले कहता है वो पहले कमेटी में रॉन्ग डिसीजन का दे रखा है 0.3, लेकिन मुझसे पूछ रहा है वो मेक्स करेक्ट डिसीजन। तो ये बात जानना कि रॉन्ग का दे रखा करेक्ट पूछ रहा है। तो पहले हम पी करेक्ट ऑफ फर्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट का मतलब है पहली में करेक्ट का ये होगा, 1 में से माइनस कर देंगे। पी सी में रखा है रॉन्ग का, मतलब पी डब्ल्यू निकाल लेंगे। पी डब्ल्यू में रखा 0.0, तो 1 माइनस 0.03, तो याद आएगा 0.97। फिर निकालेंगे पी सी टू, यानी कि सेकंड वाले में करेक्ट का ऑप्शन 1 माइनस पी डब्ल्यू टू दे रखा है 0.01, तो मेरा आ जाएगा 0.99। क्लियर है? अच्छा जी, अब दूसरा इन बोथ कमेटीज। जब वो दोनों में करेक्ट निकालेगा तो मुझे निकालना है पी सी वन इंटरसेक्शन सी टू, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो पी सी वन इंटू पी सी टू, तो 0.97 इंटू 0.99, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 0.96। ये मेरा आ गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है? इन वन ऑफ द कमेटी, इसका मतलब है एक कमेटी में वो सही डिसीजन लेगा और दूसरी में रॉन्ग लेगा। इसका मतलब मुझे निकालना है पहला पी सी वन, या देखो पहले में करेक्ट लेगा इंटरसेक्शन W1 W2, दूसरे में रॉन्ग लेगा, या पहले में रॉन्ग लेगा यानी कि W1 इंटरसेक्शन C2। तो ये हो जाएगा PC1 इंटू PW2 प्लस PW1 इंटू PC2। PC1 हमें दे रखा है 0.97, PW2 0.01 प्लस W1 दे रखा है, W1 कितना था 0.03, और PC2 दे रखा 0.99। बस इधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0.0394। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़िया, चलो आगे चलते हैं।
ये हमारा सेक्शन सी भी खत्म हो गया, अब सेक्शन बचा डी। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन डी पे और फिर चलेंगे एंड करेंगे इसको सेक्शन डी की तरफ को। सेक्शन डी में क्या होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यानी कि 20 मार्क्स का होता है सेक्शन डी। ठीक है जी, चलिए सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन आया हमारा इंटीग्रेशन से, दोनों मतलब और पार्ट है, दोनों का क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने से लग गया होगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, है ना। तो लगा देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से सीधा। ऊपर है, देखो अब देखो ऊपर की पावर जो है वो 2 है, नीचे की पावर है 3। कैसे है, क्योंकि 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, इट मीन्स ऊपर की पावर छोटी है, तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो जब भी आप पार्शियल लगाएंगे तो उस समय इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया जाता, क्योंकि इंटीग्रेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए। तो हम करेंगे पहले ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, एक बार 1 पावर एक बार 2 पावर। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो कट ही जाना है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 है, अब एक्स प्लस 3 है, ये 3 है, ओके। और प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब मेरी शॉर्टकट बताया था मैंने आपको अपनी वीडियो में कि एक बार एक्स को रखना है 1 और एक बार x को रखना है -3। ये 1 और -3 का आसान है, पता है ना आपको। जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी, तो वही आपने पुट करनी है। जब आप ऐसा करेंगे 1 पुट करेंगे तो आपकी ये वाली टर्म 0 हो जानी है और ये टर्म 0 हो जानी है, आपकी डायरेक्ट b की वैल्यू आ जानी है। रख देते हैं 1 + 1 = 4b, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। मेरा पहला पार्ट तो आ गया। नाउ अब x रखते हैं -3, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, आपकी डायरेक्ट c की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 + 1 10 आ गया और यहां आ गया c इंटू -3 - 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो c की वैल्यू आ गई 10/16 यानी कि 5/8। अब और कुछ जीरो रखने को नहीं है, तो आपको अब कोफिशिएंट ही कंपेयर करने पड़ेंगे। तो मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में ए आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी आएगा, तो ए प्लस सी = 1 आ गया। मैं सी की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी 1 - सी, यानी कि 1 - 5/8 यानी कि 3/8। बस अब तीनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और देन विल साइन इंटीग्रेशन। तो हमारा जो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx, ये पूरा बन जाएगा। ए की वैल्यू मेरी है 3/8, बाहर आ जाएगा 3/8 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। बी की वैल्यू है 5/8, तो प्लस 5/8 और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस सी की वैल्यू है 1/2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब आपको इसका इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आपको सबका अलग अलग। इसका हो जाएगा 3/8 log x माइनस 1, इसका हो जाएगा -5/8 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और इसका हो जाएगा ½ log x प्लस 3। देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का याद कर रखा है, अगर आप चाहो तो याद कर लो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स, आसान पड़ता है, तो मैंने वो याद कर लिया। तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया और प्लस सी लगाना मत भूलना, वरना मार्क्स कट जाएंगे 1। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ हमारा है। अब चलते हैं और पार्ट पे। और पार्ट पे है हमारा x अपॉन अंडर रूट, मतलब x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे इसे i मान लेंगे और लगाएंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, x की जगह रखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो मेरा i ही बनेगा 0 से π/2, ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स और यहाँ बन जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। अब मुझे पता है साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस π/2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। तब भी सेम ही हो गया, देखो दोनों सेम हो गए, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2i और लिमिट सेम रहेगी और एलसीएम भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है। बस अब क्या करना है आपने, पहले एक्स था फिर π/2 माइनस एक्स था, तो एक्स एक्स कट गया, dx आ गया। अब ये π/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा i = π/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को इधर ले आया मैं 0 से π/2। अब क्या करेंगे हम, अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले तरीका तो है 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन या कॉस π/4 माइनस एक्स का, या आप चाहें तो tan के फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। मैं tan के फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैंने साइन का लगाया 2 tan x/2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस का लगाया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। एलसीएम लेके तो ऊपर पहुंच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे आ गया 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब मैं टेन एक्स बाई टू को टी मान सकता हूं, तो मैंने टेन एक्स बाई टू को टी मान लिया, तो मेरा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा 2 डी टी। टू कहाँ से आप पता है ना, 1/2 का एक्स बाई टू का 1/2 करेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 डी टी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, ये हो जाएगा 0 टू। अच्छा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। जब मैंने इसको टी माना तो जब मैं 0 रखूंगा तो tan 0 0 हो जाएगा, जब मैं पाई बाय 2 रखूंगा तो tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, तो लिमिट हो गई 0 से 1। ये करके दिखा देना आप, यहाँ लिख देना इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही पाई बाय 2 करके दिखा देना, दिखाता जरूर है ना, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। अब ये हो जाएगा d2 dt अपॉन 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब आपको बनाना पड़ेगा इसमें परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले 2 से काट देते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से 1 डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम करेंगे प्लस 1 माइनस 1, तो ये और ये मिलकर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि माइनस पाई बाई 2। ये हो गया डी टी अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -2, तो इसे देंगे -√2 का होल स्क्वायर, लिमिट है 0 से 1। अब लगा देंगे सीधा सीधा फॉर्मूला बताइए आपको क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो 1 अपॉन 2a है ना, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, राइट। बस अब आपको लिमिट लगानी है, लिमिट है 0 से 1, तो पहले 1 लिमिट लगाते हैं, तो ये हो गया माइनस पाई अपॉन 4√2, और लिमिट लगाएंगे 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log -1 मॉड होता है, तो log 1 0 हो जाएगा, और माइनस जब 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा log -1 माइनस √2 अपॉन -1 प्लस √2। क्लियर है। अब ये log 1 तो 0 हो गया। अच्छा अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके उड़ा देंगे हम, ठीक है, तो मेरा आ गया माइनस के पाई बाई 4√2, ये माइनस माइनस प्लस कर दिए मैंने, और ये हो गया log √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी गलती कर दी, हाँ 1 माइनस √2 हो जाएगा, प्लस सी लगा दोगे, सी तो लगाते हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत है, कोई दिक्कत प्रूव नहीं करना हमें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं सेक्शन डी का। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस 1। जिसने मेरी वीडियो देखी हुई कंसेप्ट की, मैंने कई बार बताया है कि मॉड का ग्राफ में क्या बनता है, मॉड में v बनता है। अब इसमें दो बातें हैं, v कहाँ बनेगा, जब हम मॉड के अंदर वाले को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है -1, तो मेरा मॉड जो बनेगा वो बनेगा तो -1 पे, यानी कि मेरा मॉड -1 बनेगा, तो -1 मेरा यहाँ होता है, तो v तो बनेगा ऐसे। लेकिन यार इसमें +2 भी है, जब +2 तो क्या करते हैं, हम ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर खिसका देते हैं, तो मेरा फाइनल ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ये डिस्टेंस होगी 2। ठीक है, मैं ब्लैक वाले को हटा देता हूं, ब्लैक वाला मेरा ग्राफ नहीं होगा। क्लियर है, बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, अब हमें दिया हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। पहला पार्ट तो हो गया हमारा, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। कर्व y इक्वल टू दिस ने एट x इक्वल टू -4 से लेकर 3 तक, -4 मैंने मान लिया ये ऐसे करेगा, और 3 मैंने मान लिया ये, यानी कि मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल लगाएंगे y dx, लिमिट लगाएंगे -4 से 3, y की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस मॉड x प्लस 1 और dx, और लिमिट होगी -4 से 3। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले, तो पहले 2 का करेंगे बाहर लेके -4 से 3 dx, और प्लस ये मॉड x प्लस 1 का करेंगे, लिमिट -4 से 3 dx। अब देखो इसका तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका करने के लिए आपको मॉड खोलना पड़ेगा। हमारा मॉड जो 0 आ रहा है वो आ रहा है -1 पे, तो हमारी लिमिट जो ब्रेक होगी वो -1 ब्रेक होगी, तो मैं लिमिट ब्रेक करूँगा -4 से -1, और यहाँ करूँगा -1 से 3। जब मेरी वैल्यू -1 छोटी होगी तो ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब बाहर माइनस लग जाएगा और ये खुल जाएगा, और यहाँ प्लस से खुल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा। अब तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट आएंगे, और हमारा आंसर एकदम बढ़िया आएगा। तो इसका पहले 2 करेंगे, x का करेंगे, लिमिट -4 से 3 और माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे -4 से -1, और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे -1 से 3। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे आप, ये मैं करूँ से भी, चलो जी कर देता हूँ मैं, आप इतना कह रहे हो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 + 4 7, यहाँ हो जाएगा माइनस, जब हम 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, जब -4 रखेंगे तो अंदर आएगा -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो -9/2, ये तो ये आ गया, प्लस
अब रखेंगे 3 प्लस 1 4, 16 का स्क्वायर 8, तो मतलब 16/2 8 हो जाएगा। अब जब -1 पुट करेंगे तो हमारा 0 आएगा, लेकिन मैंने गलती कर दिया यार, यहाँ पे -1 रखेंगे तो 0 आएगा ना यार, बताया नहीं आपने, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बस मेरा आंसर आ गया। तो मेरा हो गया 14 प्लस 9/2 प्लस 8, 14 प्लस 2 हो गए 22 प्लस 9/2 44 प्लस 9/2 यानी कि 53/2 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन आसान था। ठीक है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आसान था, मतलब। आगे चलते हैं। अब है दोनों क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है। इट मीन्स ये है होमोजीनियस इक्वेशन। तो पहले हम dy/dx निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, x³ + y³ इंटू dy इज इक्वल टू x² dx। तो dy/dx की वैल्यू आ गई x² अपॉन x³ + y³। बस अब रखते हैं y इज इक्वल टू vx, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस v प्लस एक्स इंटू dv/dx पुट कर देंगे ये वैल्यू यहाँ पे। तो मेरा हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x² इंटू vx अपॉन x³ प्लस ये हो जाएगा v³ x³। अब x³ तो कॉमन लेके उड़ रहा है, मैंने उड़ा दिया, तो मेरा आ गया v अपॉन 1 प्लस v³ और इस माइनस को मैं इधर ले आया इधर -v, तो x इंटू dv/dx आ गया। क्लियर है? अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो यह हो जाएगा 1 माइनस v माइनस v और -v⁴ अपॉन 1 माइनस v³ 1 प्लस v³। अब ये v से भी कट गया। अब करते हैं अलग अलग सबको, यानी कि 1 प्लस v³ अपॉन v4 dv इज इक्वल टू माइनस के dx अपॉन x। अब करना है मुझे इंटीग्रेशन, ये बड़ा आसान हो गया, अलग अलग कर लेंगे। 1 अपॉन v⁴ और प्लस 1 अपॉन v और dv इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा माइनस के log x प्लस c। इसका तो log v हो जाएगा, इसका करेंगे तो v⁴ -4 का करेंगे तो -4 प्लस 1 -3 होते हैं। तो मेरा हो जाएगा v⁴ -3 अपॉन -3 प्लस log v और इसको log को चलाते हैं प्लस log x इज इक्वल टू c। अब जब मैं log v प्लस log x करूंगा तो log vx हो जाएगा जो कि y हो जाएगा, है ना। तो मेरा हो जाएगा -1/3, इसे देंगे y³ अपॉन x³ और ये हो जाएगा log y प्लस c। मेरा आंसर आ गया इज इक्वल टू c, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल नहीं था, होमोजीनियस पता करना था बस। आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मेरा। अब ये आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि मैं जब इस टर्म को इधर ले जाऊंगा और पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x² y इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 प्लस x²। राइट, तो p मेरा आ गया कितना, 2x अपॉन 1 प्लस x² और q मेरा कितना आ गया 4x² अपॉन 1 प्लस x²। अब निकालते हैं IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ds। तो पहले p का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। वो आपको सबसे दिख रहा होगा कि इसको t मानेंगे तो log t हो जाएगा, यानी कि log 1 प्लस x² हो जाएगा। तो IF हो जाएगा e की पावर log 1 प्लस x² जो हो जाएगा 1 प्लस x²। ये तो मेरा IF आ गया। अब सोल्यूशन क्या होता है हमारा, सोल्यूशन होता है y इंटू IF मैं सस्ता पुट करता हूँ, ये अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू q यानी कि 4x² अपॉन 1 प्लस x² इंटू IF और इसका होल इंटीग्रेशन। अब ये तो इससे कट गया, तो बड़ा आसान हो गया यार। ये हो गया 1 प्लस x², ये हो जाएगा 4x³ अपॉन 3 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। चाहो तो इसको डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4x³ अपॉन 3 प्लस c अपॉन 1 प्लस x²। चाहो तो अलग चलो, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया 34th क्वेश्चन। ठीक है, आगे चल लेते हैं। नाउ 35 क्वेश्चन लिखा है, लेट द पॉलिश साइड ऑफ द मिरर ऑफ अलोंग द लाइन, यानी कि एक मिरर है जिसकी पॉलिश साइड ये है। ठीक है जी, ए पॉइंट इतने सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हैज एन इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड इट्स इमेज। कितनी बार करा है क्वेश्चन, है बहुत बार करा चुका मैं आपको क्वेश्चन। ये पॉइंट दे रखा है हमें 1,6,3 और लाइन दे रखी है हमें x अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू 2z माइनस 4 अपॉन 6। पहले इसको सही तमीज से लिख लेते हैं कुछ इक्वेशन को। तो ये हो जाएगी x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। अब मुझे पहले तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसकी इमेज यानी कि ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B। अच्छा, तो P दिया हुआ है, ये P मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ B, इसे मान लेता हूँ A। क्लियर है, तो पहले B पॉइंट निकालते हैं, तो इसे लैम्डा मान लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ये मेरा B पॉइंट आ गया। अब मुझे P पॉइंट दे रखा है, अब मैं निकालूंगा PB वेक्टर B माइनस P से। राइट,
तो x इसमें से इसे माइनस करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 i आ गया, प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 5 j आ गया, प्लस ये हो जाएगा 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 k आ गया। ये मेरा आ गया पीबी वेक्टर। अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये जो डायरेक्शन को रेशो है लाइन के हैं, इनकी डायरेक्शन होगी इस तरफ को, क्योंकि लाइन इस तरफ को है, और पीबी वेक्टर मेरा ये आया, तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। इट मीन्स इसकी और इसकी डॉट को हम जीरो पुट कर देते हैं, तो 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आती है देखते हैं। लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 9 5 5 और 9 5 और 9 14 लैम्डा इज इक्वल टू ये आ गए 14 ही आ गए। तो यार लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, हर बार 1 यहाँ आती है वैल्यू। चलो 1 रख दी मैंने, तो मेरा पहला मतलब आधा पार्ट हो गया। जब मैं 1 यहाँ पुट करूँगा तो मेरा बी पॉइंट आ जाएगा, जो आएगा 1,3,5। अब मुझे निकालनी है इमेज को मान लेता हूँ मैं XYZ मान लो, या PQR मान लो, मैं PQR मान रहा हूँ। अब PQR मानूंगा तो इसका और इसका मिड पॉइंट हमेशा ये होता है, तो हम मिड पॉइंट रख देंगे। तो हम रखेंगे 1 प्लस पी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो P की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर 6 प्लस Q अपॉन 2 इज इक्वल टू रखेंगे 3, तो मेरी Q की वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे रखेंगे 3 प्लस R अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, उससे मेरी R की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 6। तो मेरा ये पॉइंट आ गया 1,0,6, मेरा आधा पार्ट हो गया। नाउ हमें निकालनी है पॉइंट P से इमेज की डिस्टेंस, यानी कि मुझे निकालनी है इसकी और इसकी डिस्टेंस। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर, ये होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब पता ही होगा आपको। ये 0 हो गया, ये हो गया 36 और ये हो गया 9, तो ये हो गया √45 मेरा आंसर आ गया। यानी कि दोनों पार्ट मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पूरा मार्क्स मिल गया 5। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार कराया मैंने आपको, गिनती नहीं है मुझे, हर बार जब भी 3D करोगे आप ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरी प्लेलिस्ट में ना हो, अभी तक नहीं आया कोई ऐसा क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए जी, अब आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई में क्या होता है, 3 केस स्टडी होती हैं और 4 मार्क्स की ईच केस स्टडी होती है। ठीक है, अब केस स्टडी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख सकते हो, तो आपको आराम मिलेगा बहुत। पहली केस स्टडी इस आसान केस स्टडी नहीं हो सकती, मेरी केस स्टडी की प्लेलिस्ट में ये वाली केस स्टडी भी है। क्वेश्चन ये है कि 3 लौंडियां हैं, नेहा, रानी और सैम, मार्केट गई हैं और वो परचेज करके लाई हैं बहुत सारे आइटम। तो पहले नेहा ने परचेज किया 4 पेन, 3 नोट पैड्स और 2 इरेजर, और उसमें पे किए हैं 60 रुपीज़। तो मैं मान लेता हूँ कि पेन की कॉस्ट है x, नोट पैड की है y और इसकी है z। तो पहली क्वेश्चन बन गई 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60। दूसरी बन गई 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90, और सैम पे रुपीज़ इतने, और 6 पेन प्लस 2 नोट पैड प्लस 3 इरेजर, ये बन गई 70। तो मेरी पहला काम तो हो गया, मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। फॉर्म द इक्वेशन रिक्वायर्ड सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो ax इक्वल टू b, तो इसे एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो पहला काम तो हो गया मेरा, फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट हो गया, मतलब फर्स्ट का आधा पार्ट हो गया। अब मुझे इसे ax प्लस b की फॉर्म में लिखना है, तो उसमें a क्या होगा ये पता ही होगा आपको यार, तो पता होगा 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3, और b होगा इसमें XYZ और इक्वल टू होगा 60 90 और 70। ये मेरा इस फॉर्म में आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया मेरा। फाइंड मॉड ए टू कंफर्म दैट इज पॉसिबल टू फाइंड ए इनवर्स। तो पहले मॉड ए निकालते हैं, तो मॉड ए निकालने के लिए हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसका मॉड निकालते हैं, सीधे सीधे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। तो 4 से आएगा 12 माइनस 12 माइनस 3 से आएगा 6 माइनस 36 और प्लस 2 से आएगा 4 माइनस 24। ये आ गया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 30 और माइनस के 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और माइनस के 60। तो मेरी 30 आ गई मॉड ए की वैल्यू, यानी कि मॉड ए 0 नहीं आया, सो वी कैन फाइंड ए इनवर्स। अब थर्ड पार्ट करते हैं, फाइंड ए इनवर्स इफ पॉसिबल ड्राइंग द फॉर्मूला फॉर फाइंड एक्स। तो पहले हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, बाद में सीधे से ट्रांसपोज कर रहा हूँ, आप देख लेना अपना। तो पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 0 आ गया, फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो वो आ गया मेरा 6 माइनस 36 माइनस 30 प्लस 30 लेंगे, और मैं साथ साथ ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ। 2 से निकालेंगे तो 4 माइनस 24 माइनस 20 आया, जो कि ऐसे ही रहेगा। अब इससे निकालते हैं, तो इसका निकालेंगे तो 9 माइनस 4 5 आएगा, माइनस 5 लेंगे। फिर इससे निकालेंगे तो 12 माइनस 12 0 आ गया। फिर हम इससे निकालेंगे तो आएगा 8 माइनस 18 8 माइनस 18 माइनस के 10 तो प्लस के 10 लेंगे। अब इस पर बात आ जाती है, ये निकालेंगे तो 18 माइनस 8 10 आ गया। फिर इससे निकालेंगे तो मेरा आ गया 24 माइनस 4 20 आ गया, माइनस के 20 लेंगे। फिर 6 से इससे निकालेंगे तो
16 माइनस 6, 10 आ गया, प्लस के 10 लेंगे, ये मेरा आ गया एडजॉइंट ए, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। अब एडजॉइंट ए से ए इनवर्स निकाल लेंगे, तो ए इनवर्स में जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, वो आया था 30, अब बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, तो मेरा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब मुझे कह रहा है वो कि x की वैल्यू निकालनी है। यार मेरा जो था वो ax इज इक्वल टू बी था, तो मैं बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा a इनवर्स से, तो मेरा ये आई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स भी, मेरा ये वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब फाइंड ए स्क्वायर माइनस 8 है वेयर आई इज द आइडेंटिटी। देखो उसने पहली बात तो मुझसे एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछी, ठीक है, इसका मतलब मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है। मुझसे उसने पेन की कॉस्ट नहीं पूछी, मुझसे उसने नोट पैड की कॉस्ट नहीं पूछी, इसी की मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे निकालनी नहीं है। अब मुझे निकालना है ए स्क्वायर माइनस 8 आई। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी की इसे मल्टीप्लाई 432 और ये है 246 और दूसरी है 623 और इसकी इसी से मल्टीप्लाई करूंगा 432 246 और 623 माइनस 8i, वो मेरा हो जाएगा 800080008। बस आपको इतना सॉल्व करना है, इतना तो कर लोगे आप। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा आएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 16 प्लस 6 22 और 12 34। फिर इसी की इससे करते हैं, तो 12 24 4 28। उसके बाद इसकी इससे कर लेते हैं, तो 8 और 18 26 6 32। अब इसकी उठाते हैं, इसकी इससे कर लेते हैं, तो 8 प्लस 8 16 और 36 कितने हुए 52। फिर इसकी इससे कर लेते हैं, 6 और 16 22 और 12 कितने हो भैया 34। अब इसकी फाइनली इससे कर लेते हैं, तो 4 और 24 28 और 18 कितने हुए 46। लास्ट इसकी इससे कर लेते हैं, तो 24 प्लस 4 28 और 18 46। अब इसकी इससे कर लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 18 प्लस 8 26 और 6 32 और फाइनली इसकी इससे कर लेते हैं, तो 12 और 12 24 और 9 33। ये मेरा आ गया, ये माइनस कर देंगे इसमें से ये, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 34 में से 8 गए, कितने बचेंगे भैया जल्दी बता दो यार, 26 बचेंगे। बाकी ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 26 बचेंगे, ये ऐसी रहेगा और ये 46 32 33 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे जल्दी बताओ फटाफट जल्दी बताओ, 25 बचेंगे भैया। ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे सारे पार्ट सॉल्व हो गए, यानी कि ये सब चीज़ सॉल्व हो गई। क्लियर है, ये थी मेरी पहली केस स्टडी। अब चलते हैं अगली केस स्टडी पे। केस स्टडी के लिए क्या कह रहा है वो, लिखा ए लेटर इज फिक्स लेंथ h, इस लेटर की लेंथ फिक्स है, टू बी प्लेस्ड अराउंड द वॉल सच दैट इट इज फ्री टू मूव अराउंड द हाइट ऑफ द वॉल। एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेटर इन टर्म्स ऑफ h एंड द हाइट h। तो क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस माननी है आपने y और ये डिस्टेंस माननी है आपने x, और मुझसे पूछ रहा है वो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। एक्सप्रेस y मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो। हम लगाएंगे पाइथागोरस, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, तो y की वैल्यू आएगी, पता लोगे आप, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो कर लोगे आप। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब लिखा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h, ऑल्सो राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड x फॉर द एरिया a ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस एरिया निकालना है मुझे, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मेरा है y और ये है x, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि यार h और x की टर्म में निकालना है। कुछ नहीं करना आपने, ये y की निकाली थी वो आपने यहाँ पुट कर देनी, तो मेरा एरिया आ जाएगा हाफ अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू एक्स। मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, मेरा y आ गया और ये आ गया। क्लियर है जी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑन द बेस विद रिस्पेक्ट टू x, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके पास एरिया रूट में आया करे तो उसका स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dA/dx और उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। चलिए निकाल लेते हैं। तो मैंने पहले एरिया का स्क्वायर कर दिया, तो मेरा हो गया 1/4 x स्क्वायर इंटू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 h स्क्वायर माइनस x की पावर 4। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका होगा 2a इंटू dA/dx। अब मैंने हर बार मैक्सिमम में बताया कि आपको इसको फंक्शन मान लेना है, लेकिन मैं इसमें नहीं कर रहा ऐसा। क्यों? क्योंकि मुझे dA/dx निकालना है, ठीक है। मैं फंक्शन अपने आप से नहीं मान सकता, उसने कहा है कि a को डिफरेंशिएट करना है।
अब इसका करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2h² माइनस 4x³। अब इसको 0 पुट करेंगे और निकालेंगे x की वैल्यू। तो पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा मेरा h² माइनस 2x²। इसको 0 पुट करते हैं तो मेरी x² की वैल्यू आ जाएगी h²/2, x की वैल्यू आ जाएगी h/√2। मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स तो ये आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। शो दैट द एरिया ऑफ द मैक्सिमम एट क्रिटिकल पॉइंट, तो इसके लिए डबल डैश निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसका डिफरेंस करूंगा तो 2a एज इट इज, इसका हो जाएगा d²a/dx² प्लस da/dx एज इट इज, ये हो जाएगा 2 इंटू da/dx। और जब इसका करेंगे तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2h² माइनस 12x²। क्लियर है जी। अच्छा, अब मुझे पता है वैल्यू पुट करनी है मुझे x की रूट h/√2। ये कब आई थी? जब मैंने da/dx को 0 पुट किया था। इसका मतलब ये तो मेरा 0 ही होगा, तो इसका मतलब मेरा आ जाएगा 2a इंटू d²a/dx²। वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1/4 बार 2h² माइनस 12 इंटू h²/2, ये हो गया 6x²। ये अपना आप नेगेटिव आ गया, इट मीन्स मेरा मैक्सिमम हो गया, यानी कि मेरा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आगे चल लेते हैं। इफ द फुट ऑफ द लैडर हुज लेंथ इज 5 मीटर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द वॉल such that the rate of decrease the distance is इतने, then the at water height the wall increasing when the ladder is 3 meter away from the wall। देखो क्या कह रहा है वो, ये आ गया उसका रेट मेजर का क्वेश्चन आ गया। वो कहता है मैंने इस वाले पुल को ऐसे पुल किया, मैंने मान लिया इसको y(x) दे रखा है, तो मुझे dy/dt दे रखा है। कितने स्पीड से पुल किया उन्होंने भैया? 2 मीटर पर सेकंड से, तो dy/dt हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ये हाइट हो गई मेरी, मतलब लेडर की लेंथ हो गई 5, और मुझे dx/dt निकालना है कब? जब y की वैल्यू 3 हो। क्लियर है? तो हम y की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, पहले निकाल दी हमने y की वैल्यू, ये निकाल दी y की वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें dx/dt निकालना, तो इस बार हम x निकालेंगे। तो h² इक्वल यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y²। इससे x निकालेंगे, x आएगा √525 माइनस y²। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, dx/dt ये आ जाएगा 1/2 √25 माइनस y²। इसका करेंगे -2y और y का करेंगे dy/dt। सब दे रखा है मुझे, y दे रखा है 3, पहले y3 पुट कर देते हैं, तो 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये, और -2 इंटू 3 इंटू dy/dt दे रखा 2। बस ये मेरा आंसर आ गया। सॉल्व कर लो इसे, 4 से 4 काट देते तो -3/2 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? 2 केस स्टडी सॉल्व हो गई। अब बचा है इस पूरे पेपर का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि आखिरी केस स्टडी। क्लियर है? सब क्लियर चल रहा है ना? कोई दिक्कत हो बताना मुझे, कमेंट जरूर करना कि सर ये समझ नहीं आया मेरे, है ना। चलिए जी, लास्ट केस स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉप है जो सेलिंग कर रही है स्मार्टफोन्स, और 3 कंपनी है ABC। बिकॉज चांसेस, तो डिफेक्टिव आइटम के चांसेस हैं 5, 4 और 2, और इन्वेंट्री में लिखा है कि इतने % कंपनी ए के हैं, इतने % कंपनी बी के हैं, और 40% कंपनी सी के हैं। राइट, तो सीधा सीधा बेस्ड ऑन क्वेश्चन लग रहा है। तो हम इवेंट E1 मान लेते हैं, कंपनी ए का है, तो PE1 हो जाएगा 25/100। ऐसे ही PE2 हो जाएगा 35/100, और PE3 हो जाएगा 40/100। ये तो हो गया E। अब इवेंट E मान लेते हैं कि बल्ब, मतलब जो स्मार्टफोन है वो डिफेक्टिव है, तो PE/E1 का मतलब क्या होगा? PE/E1 होगा 5% दे रखा है 5/100, और PE/E2 जो होगा वो होगा मेरा 4/100, और PE/E3 जो होगा वो होगा मेरा 2/100। ये मुझे आइटम दे रखा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं अभी, अब पढ़े क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट दैट द बल्ब, मतलब इट वाज डिफेक्टिव, तो पूछ रहा है सिंपल PE की वैल्यू पूछ रहा है। तो पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, PE1 इंटू PE/E1, ऐसे ही प्लस PE2, ऐसे ही PE3 कंटिन्यू करेंगे। तो हम करेंगे दिस इंटू दिस, तो हम करेंगे 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। मैंने कुछ भी नहीं काटा अभी तक। क्यों नहीं काटा? वजह इसकी, मुझे चाहिए नीचे 10,000 चाहिए, वो बाद में काट लेंगे, और ऊपर आ जाएगा 25 पंजे 125, 35 चौका 140, और 40 दूनी 80। तो ये हो गया 220, 320, 340, 345 बटे 10,000 मेरा पहले पार्ट का आंसर तो ये आ गया। ठीक है, आप चाहो तो अब काट लेना, काट के लेना स्मॉलेस्ट में। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वाज डिफेक्टिव स्मार्टफोन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कंपनी बी। तो जब पूछता है वो स्मार्टफोन डिफेक्टिव था, इट मीन्स वो E2/E पूछ रहा है हमसे। तो इसका फॉर्मूला होता है PE2 इंटू PE/E2, और नीचे पूरा PE एज इट इज आता है। तो PE2/E है 35
अपॉन 100 इंटू 4/100 और नीचे बैठा एज ए 345/10,000। मैंने इसे काटा था कि ये पूरा इससे कट जाएगा तो मेरा आ गया 140/345। इसे भी काट लो आप तो आपका आंसर दोनों के आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया। आप देख लो कितने टाइम में हुआ है। मैंने पूरा पेपर किया है बिना किसी मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। लेकिन आपने अगर ऐसे किया है कि मुझे ये वीडियो देखी है तो आपने गलती करी बहुत बड़ी। ठीक है, आपको करना ये चाहिए था, पहले आप इसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने इसका पेपर दे दिया है, पहले पेपर करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। जो आपको आता है वो नहीं है, जो नहीं आता है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो खोलिए, पहला क्वेश्चन आया पहला क्वेश्चन कीजिए, नहीं आया तो सॉल्व कीजिए, मर्जी आपकी। मैंने पेपर फिर भी डाल दिया है। राइट, मिलता हूं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।